हेलो गाइस, नमस्ते और वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड जूनियर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि क्यूट एनिमल होता है हाथी, और मैं हूं आपका साइंस का साथी नए सर। और ये आज का वीडियो जो है वो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, क्लास 8 के लिए तो साइंस का वीडियो है। और ये साइंस का वीडियो में चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम लोग 8 वाले के लिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की शुरुआत बहुत ही जल्दी से कर देते हैं बिना किसी देरी के। और इसके लिए हम लोग पहले लाल कर देंगे इसको। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। हर बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले हम लोग को ये चैप्टर का जो नाम होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब बचाना। क्या करना है? बचाना है, सेव करना है। ठीक है, बच्चा सुनने के बाद खुश मत हो जाओ, खाली सेव करने की बात हो रही है तो हमको क्या करना है? इसको सेव करना है। और किसको सेव करना है? तो हमें सेव करना है एक प्लांट्स को और एनिमल्स को। प्लांट्स और एनिमल को सेव करने का जो तरीका है, जो कैसे प्लांट को सेव कर सकते हैं, कैसे एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें तुमको सिखाना है। और ये सारे के लिए ये चैप्टर 5 का वीडियो है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो आगे बिना किसी देरी के शुरू करेंगे कंजर्वेशन। और आज के ये चैप्टर में, आज के ये वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाने वाले हैं ये मैं तुमको बता दूं। तो पहला, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। दूसरा, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। फिर ड्रॉट्स और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब ड्रॉट क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, हर एक चीज स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। कंजर्वेशन क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज कैसे होते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोटेक्शन का जोन्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पेसिफिक स्पीसीज कैटेगरी, जो स्पीसीज की स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है वो भी जानेंगे हम लोग। एंडेंजर स्पीसीज क्या होता है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। और साथ में लास्ट में पेपर्स और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। लास्ट में तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक वाले एमसीक्यू लेके आया हो, जो एमसीक्यू तुम लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे जाने के बाद। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। और ये देखो, चलो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेस क्या है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, नाम में ही है डी। डी और फिर फॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का बारे में सबको पता है, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है सबको पता है। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब काटना, मतलब वहां पे जहां पे पहले से फॉरेस्ट था लेकिन फॉरेस्ट अब नहीं है, उसको हटा दिया गया है कोई रीजन से। ठीक है, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्लियर हो जाना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर यूजेस ऑफ लैंड फॉर अदर पर्पसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, जो फॉरेस्ट है उसको अगर हम लोग ने काट डाला तो कोई यूजेस, कोई दूसरे कोई काम के लिए यूज होने वाले है वो फॉरेस्ट। और इसीलिए ये कोई और कौन से पर्पसेस होते हैं जिसकी वजह से यूज करते हैं, तो फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। फिर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउस और फैक्ट्रीज बनाने में बहुत काम करते हैं वो लोग उधर। जैसे कि हमारा बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो पहले फॉरेस्ट थे लेकिन अभी इतने डेवलप हो चुके हैं जहां पे मतलब सब कुछ है वहां पे। फिर कटिंग वुड, वुड को कट करने के लिए काम आता है, फ्यूल्स के लिए काम आता है, फर्नीचर के लिए काम आता है। ठीक है, वुड्स कट करेंगे फर्नीचर के लिए। घर पे जितना भी फर्नीचर होता है वो वुड से बना हुआ होता है। और वो सारा वुड कहाँ से आता है? तो फॉरेस्ट से। और वो मतलब डिफॉरेस्टेशन का सबसे मेन रीजन वही है। ठीक है, तो कौन सी चीजें हो गई, जैसे कि लैंड लैंड ले लेना फॉर डी कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, कटिंग फूड वुड, फिर फॉर फ्यूल्स एंड फर्नीचर। अब आगे की बात करेंगे तो नेचुरल कॉजेज, कौन से ऐसे नेचुरल कॉजेज है अगर डिफॉरेस्टेशन कर डाला उसके बाद में क्या क्या हो सकता है हमारे साथ में। या तो फिर कौन से ऐसे नेचुरल कॉजेज है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्या क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो सबसे पहली, फॉरेस्ट फायर्स, मतलब फॉरेस्ट के फायर्स में वो नेचुरल चीज है। अब हम लोग तो जाते नहीं है आग लगाने के लिए, है ना, दूसरों की जिंदगी में आग लगाने जाते हैं लेकिन कभी फॉरेस्ट में आग लगाने नहीं जाते। तो फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल कॉज है। और दूसरा, सेवरल ड्रॉट्स, मतलब ड्रॉट्स अगर आ गए, सपोज ड्रॉट मतलब क्या होता है वो सबको पता है। वो नहीं पता हो तो आगे वेट करो, आगे के वीडियो में, मतलब यही वीडियो में थोड़ा आगे जाएंगे तो आएगा। ठीक है, तो ड्रॉट्स की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। चलो आगे कंसिक्वेंसेस पढ़ेंगे अब इसके। तो कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? सबसे मेन चीज, सर इतना भारी शब्द है ना, ये तो मेरे शरीर के वजन से भी ज्यादा भारी तो ये शब्द है। हाँ, तो ये शरीर के वजन से भारी शब्द के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं, कंसिक्वेंसेस मतलब क्या क्या ऐसा हो सकता है, क्या क्या नेचुरल इंपैक्ट्स है। ठीक है, व्हाट आर द नेचुरल इंपैक्ट्स इफ कंसिक्वेंस, मतलब डिफॉरेस्टेशन के बाद में क्या हो सकता है उसको कंसिक्वेंसेस बोलेंगे। पहला,
क्लाइमेट चेंज होगा। ये वाला क्वेश्चन पक्का 2 मार्कर या 3 मार्कर में आता है। ये वाला टॉपिक है ना 2 मार्कर 3 मार्कर। जब अगर भगवान ने ऐसा बोल दिया कि भाई नहीं सर जो बोलते हैं वो सच है, तो 2 मार्कर या 3 मार्कर में ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें क्लाइमेट चेंज सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्लाइमेट चेंज। दिमाग लगाओ अपना, हो तो, और ना हो तो ट्राई करो कि दिमाग आ जाए और लगा सको। क्लाइमेट चेंज मतलब इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू हायर CO2 लेवल। सिंपल, ट्री है, ट्री को काट डाला, किसी और चीज के कटने की बात नहीं कर रहा हूं, ट्री को काटने की बात कर रहा हूं। ट्री अगर कट गया तो उसके बाद में क्या होगा, ये CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं हम उसको। और ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गया तो उसकी वजह से टेम्परेचर और पॉल्यूशन दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और पॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा। गलती से पॉपुलेशन बोलना होता था, फिर पता चला ये तो पॉल्यूशन है। तो टेम्परेचर और पॉल्यूशन दोनों चीजें इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल मतलब जो, अगर देखो ट्रीज है तो बारिश आएगी तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा तो फिर फ्यूचर में वापस बारिश हो सकती है। तो ग्राउंड वाटर के लेवल को भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब डिस्टर्बेंस लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल ही कम हो जाएगा, है ना। अभी बहुत सारी जगह पे ऐसे देखे हैं हम लोग ने जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो चुका है, तो वो डिफोरेस्टेशन की वजह से है। एंड रिड्यूस रेनफॉल, बारिश भी कम हो जाएगी, विच कैन कॉजेस ड्रॉट, और ये जो है वो फिर ड्रॉट क्रिएट कर सकता है। ये ड्रॉट का मतलब क्या होता है, ये ड्रॉट का मतलब मैं आगे जाके बताऊंगा। वेट एंड वॉच। तीसरा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, वापिस पढ़ा रहा हूँ। सॉइल इरोजन मतलब जो ऊपर का टॉप फर्टाइल लेयर होता है वो निकल जाता है। कैसे निकल, अभी झाड़ काट रहे तो ऐसा तो संभाल के तो इतना काटेंगे नहीं कि ऊपर का सॉइल का लेयर रहने देंगे। ऑब्वियसली ये सॉइल का लेयर भी साथ साथ में निकलता जाएगा और उसके वजह से वो सॉइल इरोजन भी कॉज होता है। और चौथा, डिजास्टर्स जैसे कि डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, रिड्यूसेस इनफर्टिलेशन एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फ्लड्स के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। और साथ साथ में जो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए, इतना सबको समझ आ गया होगा पक्का। कंसिक्वेंसेस का मतलब जो होता है, जो इम्पैक्ट हमको पड़ने वाले, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हमारे पे आने वाले हैं, उसको कंसिक्वेंसेस कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ऐसे कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है फ्लोरा एंड फाउना। व्हाट आर फ्लोरा एंड फाउना? तो फ्लोरा क्या होता है, फाउना क्या होता है? फ्लोरा मतलब अब तुमको किसी लड़की को प्रपोज करना है या किसी लड़की को कोई लड़के को प्रपोज करना है, तो पहले क्या गुलाब देगी या गुलाब देना पड़ेगा, है ना। तो फूल देना पड़ेगा, फ्लावर देना पड़ेगा। फ्लावर का स्पेलिंग देखो, FLOWER, FLO, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब फ्लावर, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसको हम फ्लोरा में बोलेंगे, और जो फौना होता है वो एनिमल्स होता है। हम तुम एनिमल मतलब कोई भी डॉग ले लो, कैट ले लो, टाइगर ले लो, लायन ले लो, कुछ भी ले लो, वो एनिमल में आएगा, ठीक है। फ्लोरा और फौना का समझ में आ गया। ये आगे भी एक बार आएगा तो ये भी समझ लेना वापिस से। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब प्रोटेक्टेड एरियाज जो लिखा है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है। कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं? तो पहला है बायोडाइवर्सिटी। What is biodiversity? Biodiversity refers to variety of the life on the earth. अभी ये अर्थ पे बहुत सारी वेराइटी, आई गेस 70 से 80 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज है अपने इधर अर्थ पे। तो ये सारी अर्थ इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। अब जैसे कि हमारा रिलेशनशिप है किसी लड़की या लड़के के साथ, नहीं, हमारा रिलेशनशिप है अभी ऑक्सीजन के साथ, सैंड के साथ, प्लांट्स के साथ। उनके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि वो जो निब्बा निब्बी वाला खेल चलता रहता है हमारे, मतलब ऐसे ही चलता रहता है ना, वो वाला खेल नहीं बात कर रहा, लेकिन ये वाली बात कर रहे हैं। जैसे इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप विथ अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। सर क्या बोल रहे हो बायोलॉजी में? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, एबायोटिक मतलब दूसरे सारे। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो भी है, उनके साथ में जो भी कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज? प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है? अब गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए एरियाज जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए और बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तीन चीजें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीन चीजों के बारे में ये लोग ने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। इनको ये लोग ने प्रोटेक्टेड एरिया का नाम दे दिया है। मतलब यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं किनको? एनिमल्स को और प्लांट्स को, ठीक है।
अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तो ये तीनों का डिफरेंस जो है वो आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इतना याद रखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर अभी के लिए तीन चीजें, कौन सी, पहली बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो भी लोग नोट्स बना रहे हो वीडियो के साथ साथ में सिंपल लिख दो प्रोटेक्टेड एरिया ऊपर लिख दो, उसके नीचे तीन चीजें लिख दो, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या होती है उसके अंदर, मतलब जो अगर प्रोटेक्टेड एरिया में मैं गया या देखने के लिए गए, तो प्रोटेक्टेड एरिया में अगर हम जा रहे तो वहां पे कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, तो वो एक्टिविटीज है प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए। ग्रेजिंग मतलब भेड़ बकरियों को लेके गए, खाना खिला के वापस आ गए, ये चीज नहीं चलती वहां पे, ठीक है। फीलिंग ट्रीज, हंटिंग और पोचिंग। हंटिंग और पोचिंग का मतलब क्या होता है सर, सोचो, हंटिंग और पोचिंग का मतलब, हंटिंग मतलब मार देना, ठीक है, पोचिंग मतलब घायल करके उनको, मतलब मार के खत्म करके वापस उधर से लेके ही आना, चोरी कर देना। मतलब जैसे कि हमने देखा है कि वो एलिफेंट्स के टीथ होते हैं, ठीक है, फिर वो स्किन्स होती है स्नेक्स की, ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बहुत सारे लोग बेचते हैं, तो ये सारी चीजें उधर प्रोहिबिटेड है। एक्चुअली तो पूरे इंडिया में ही प्रोहिबिटेड है, लेकिन उधर भी प्रोहिबिटेड है। हंटिंग नहीं करनी चाहिए, पोचिंग नहीं करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच आर देयर विच आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हम देखेंगे कंसिक्वेंसेस सॉइल एंड डेजर्टिफिकेशन। अब देखो, सॉइल इरोजन हमने पढ़ लिया था, फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन बाय एक्सपोजिंग द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। सर सॉइल इरोजन नहीं पढ़ा था हमने, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ पढ़ा जिसमें ऊपर का लेयर जो होता है वो सॉइल का निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें क्या होगा, ये फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अभी जितने कम ट्री है, ठीक है, उतना ज्यादा सॉइल इरोजन होगा बाय एक्सपोजिंग हार्ड लेयर, हार्ड और लॉकी लेयर बन जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। फिर फर्टिलिटी क्या होता है, द एक्सपोज्ड लोअर लेयर हैव लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। अब जो फर्टिलिटी का मतलब, जो नीचे का लेयर होता है उसमें लेस ह्यूमस होता है, ह्यूमस भी कम होता है और फर्टाइल भी कम होता है। लेस नीचे का लैंड क्या होता है, फर्टाइल कम होता है, ठीक है। तो इसके वजह से वो फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज, ठीक है। अब ड्रॉट्स क्या होते हैं, चलो ये ड्रॉट्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। ड्रॉट्स वाला 1 मार्कर में आता है डेफिनेशन की तरह, ठीक है। ड्रॉट्स क्या होता है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड रिड्यूस रेनफॉल विच कैन लीड्स टू सर्वर ड्रॉट्स। मतलब अगर कोई एरिया है उधर, अगर हम लोग का वाटर लेवल जो है, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई और वाटर लेवल कम हो गया, वाटर लेवल क्या हो गया, कम हो गया, खत्म नहीं हो गया लेकिन कम हो गया, और वो कम होने के बाद में उसकी वजह से रिड्यूस, रेनफॉल भी रिड्यूस हो गया है, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, ठीक है, समझ लो गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, लेकिन ये समझो कि पानी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसके एयर में थोड़ी बहुत तो ह्यूमिडिटी है, थोड़ी बहुत तो ह्यूमिडिटी है, तो फिर उसको हम बोलेंगे ड्रॉट। ये ड्रॉट हमने देखा था कच्छ में, कहाँ पे, कच्छ में, नियरली अबाउट बिफोर अर्थक्वेक 1990s में, ठीक है। तो वो कच्छ वाला ड्रॉट्स भी याद कर सकते हो, जिसको जिसको घर पे से पता हो या घर पे से बताया हो कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो वो ड्रॉट है। अब इम्पैक्ट क्या होता है ड्रॉट का, तो दिस लैक ऑफ रेनफॉल एंड लोअर्ड ग्राउंड लेवल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब वापस डिफॉरेस्टेशन आ गया, देखो डिफॉरेस्टेशन था, उसके वजह से क्या हुआ था कि भाई पानी, बारिश कम हो गई थी, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया था, और उसके वजह से ड्रॉट सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। ड्रॉट सिचुएशन क्या होती है ये हमको पता चल गया, ठीक है, एकदम क्लियर है, कनेक्ट कर पा रहे हो। पहले ग्राउंड वाटर लेवल पढ़ा था, उसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि भाई डेजर्टिफिकेशन, अरे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से पानी कम हो गया, पानी कम हो गया तो उसकी वजह से ड्रॉट वाली सिचुएशन आ गई। ड्रॉट मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके डन। अब हो गया डेजर्टिफिकेशन, सिंपल, देखो ये ड्रॉट था, ये डेजर्टिफिकेशन है। फर्क क्या है, ड्रॉट में पानी है लेकिन कम है, डेजर्टिफिकेशन में डेजर्ट पे पानी ही नहीं है, मतलब जो पानी था वही खत्म हो गया। द प्रोसेस ग्रेजुअली कन्वर्ट्स द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट विच इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। मतलब जो ऐसी स्लो प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअली कन्वर्ट होते जा रहा है, ग्रेजुअली जो लैंड है वो कन्वर्ट होता जा रहा है इनटू डेजर्ट। लैंड कैसा होगा, फर्टाइल लैंड, जो फर्टाइल लैंड है वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होता जा रहा है
into a desert, तो it is called as desertification. अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन। ड्रॉट में इतना समझो एक स्पेसिफिक टाइम तक पानी नहीं है उधर, स्पेसिफिक टाइम तक। डेजर्टिफिकेशन से एक लंबे टाइम तक पानी नहीं। अब ड्रॉट में और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो एवरेज रेनफॉल होता है, जो एक एरिया का एवरेज रेनफॉल होता है उससे कम होगा, ठीक है। और इसमें डेजर्टिफिकेशन में एवरेज रेनफॉल का क्या उधर रेनफॉल ही नहीं है, मतलब बारिश ही नहीं हो रही उधर। पहले ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, फिर डेजर्टिफिकेशन हो सकती है। समझ गया? मतलब कोई भी फर्टाइल लैंड है वहां पे डेजर्टिफिकेशन तब होगा जब ये फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेजर्ट का मतलब सबको पता है, डेजर्ट मतलब वहां पे पानी नहीं होगा, मतलब उसकी जो एयर होगी वो बहुत ज्यादा हॉट होगी, उधर ह्यूमिडिटी एयर में होगी नहीं। इतना सिंपल ही समझ जा रहा हूं कि इजीली सबको समझ आ जाएगा, कनेक्ट कर पाओगे। अब लास्ट और एक कंसिक्वेंस है जो बोलते हैं फ्लड। नेचुरल डिजास्टर में हमने फ्लड के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। और फ्लड मतलब डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द सॉइल्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी which reduces the infertilization rate and increases the chance of flood. अब इनफर्टिलेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये इनफर्टिलेशन का रेट इंक्रीज होता जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, इसके वजह से फ्लड्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फ्लड्स मतलब पता ही है सबको, अब मेरे को क्या ही बताना पड़ेगा, अब तुमको फ्लड के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं। चलो, डिफाइनिंग प्रोटेक्शन जोन। प्रोटेक्शन जोन हमने 3 पढ़े, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। याद आया? 3 चीजें हमने देखी, 3 चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। उसमें से हर एक चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि हर एक चीज होती क्या है। अब किसी को कंफ्यूज होना नहीं है, सिंपल, तीनों चीजें बहुत सिमिलर है लेकिन अलग है, ठीक है। एकदम क्लियर हो जाओ कि भाई 3 चीजें पढ़नी है जो प्रोटेक्टेड एरिया में आती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, और हर एक चीज अलग अलग है। वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस और कैप्चर टू देमसेल्फ एंड देयर हैबिटेट। मतलब उनकी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब जो भी उनके जो हैबिटेट है, जो नेचुरल उनका हैबिटेट है, ठीक है, वही हैबिटेट में वो लोग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा नहीं है। लेकिन वहां पे से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रख रहे हम लोग, उधर कोई भी डिस्टर्बेंस या कैप्चर नहीं रख रहे, मतलब वहां पे हंटिंग नहीं हो सकती, पोचिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? नेक्स्ट, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में रिजर्व लार्ज इनफ टू प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम, प्रिजर्विंग द फ्लोरा, फाउना एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। एक एरिया है, उसके हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, फ्लोरा एंड फाउना, इसमें तीनों चीजें आ गई। इसमें क्या था? एनिमल विद देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट में उनको शिफ्ट किया गया। इधर एक इकोसिस्टम बनाएगा, एक नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएगा जहां पे फ्लोरा भी है, फौना भी है और उधर के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी है। तीनों चीज को उन्होंने साथ में रख के उधर एक एरिया है, उसको नेशनल पार्क नाम दे दिया और उसको हमने बचा लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जो बहुत सबसे ओल्ड अगर हो तो कोई है जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो भी सबसे ओल्ड है, तो ये भी एक नाम याद रख सकते हो, ठीक है। ये चीजें एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछाई जाती है, तो आप इतना समझ के चलो कि एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स अगर कोई आ रहा है तो उसमें हम बता सकते। अब हम आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे जोरदार चीज, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तुम्हारी बुक में मैप के साथ दिया हुआ है, समझ लो, मैप के साथ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है। लेकिन जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं या कोई भी स्टूडेंट होता है उनको पता ही नहीं है कि भाई पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारी बुक में दिया गया है, उनको नाम ही नहीं पता। तो ये चीजें याद रख लो कि लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ कल्चर विद ट्राइबल लिविंग। ट्राइबल लिविंग के साथ में ट्रेडिशनली उनको बचाया जाता है। वहां पे ट्रेडिशनली मतलब उनको वहां से हटाया जाता नहीं है, वहां पे ट्रेडिशनल लाइफ ही होगी, वहां पे ट्रेडिशनल कल्चर होगा। और वहां के जो ट्राइबल्स है, मतलब वहां पे जो पहले से रहते हैं इंसान, अगर कोई रहता है तो वो लोग क्यों उधर ही रहेंगे, उनको हटना नहीं है। और ये एरियाज में ऐसा होता है कि हंटिंग, पोचिंग, कटिंग ट्रीज ये सब कुछ अलाउड होता नहीं है, सिंपल है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है, और उसके लिए है, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है सर? इकोसिस्टम मतलब सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है, ये
इकोसिस्टम मतलब जब एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके साथ साथ में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, रिवर, एयर, ये सारी चीजें जब भी एक साथ रहती है तो उसको एक इकोसिस्टम बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक इकोसिस्टम है जहां पे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आप हो, आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके बड़े चाचा, बड़े चाची, वो सब लोग भी है। तो एक जन से कोई भी इकोसिस्टम नहीं बनता। अगर आप बैठे हो अकेले और आपने बोल दिया मैं एक इकोसिस्टम हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इकोसिस्टम मतलब पूरा एक सिस्टम है जो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे, लेकिन साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है जैसे कि टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, हवा हो गई, ठीक है, वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स जब साथ में होंगे तब उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। अब कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके ये नहीं बोलेगा कि भाई इकोसिस्टम तो हमारे बीच में भी है, मैं हूं, वो है, और बहुत सारी चीजें दूसरी है। मटीरियलिस्टिक थिंग जैसे कि मैंने चॉकलेट डे पे चॉकलेट दे दिया, टेडी डे पे टेडी दे दिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद नहीं करनी है अभी। अभी खाली हमें जो याद करना है वो है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में चैप्टर 5 पढ़ रहे तो वही समझ के रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसका मैंने अलग से पूरा एक करवा दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए कि अगर एमसीक्यू में कुछ भी आए, फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ भी आए इसमें से, तो किसी भी जन का एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो उसका पर्पस क्या है? सबसे पहले भाई बायोस्फीयर रिजर्व नाम में ही है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पस क्या था? ट्राइबल्स के साथ में उनको बचा के रखना, फॉर कंजर्वेशन बिकॉज इट्स बायोडाइवर्सिटी इज यूनिक। अब उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या है? यूनिक। प्लांट्स एनिमल्स आर सिमिलर ऑफ दोज ऑफ हिमालयन पीक्स एंड वेस्टर्न घाट्स। वहां पे कौन से एनिमल प्लांट्स है? तो हिमालयन पीक्स वाले और वेस्टर्न घाट्स पे जो भी एनिमल प्लांट्स है, ठीक है, वो सारी चीजें उधर अवेलेबल है। अब ये प्रोटेक्टेड जोन है, मतलब प्रोटेक्टेड जोन है साथ में, और ये समझ लो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और एक एग्जांपल दिया हुआ है, बोरी एंड पंचमढ़ी। बोरी, ठीक है, ये याद रखना। नेशनल पार्क में एक एग्जांपल मैंने दे दिया, सतपुरा और जिम कॉर्बेट, ठीक है, ये भी याद रखना। अब सतपुरा नेशनल पार्क में क्या है? नोन द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। 2 एमसीक्यू आ सकते हैं इसमें से। एक एमसीक्यू है इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे सतपुरा नेशनल पार्क। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, तो हम बोलेंगे जिम कॉर्बेट, क्योंकि जिम कॉर्बेट सबसे ओल्ड वाला है, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखो, एक जिम कॉर्बेट भी है, एक ये भी सतपुरा भी है। कोई भी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब कंटेनिंग द फाइनेस्ट इंडियन टीक एंड रॉक शेल्टर विथ प्री हिस्टरिंग प्लेसेस। अब फौना, व्हाट आर फौनास एग्जांपल? तो अलग अलग एग्जांपल्स है वहां पे, जैसे कि वाइल्ड डॉग है, वुल्फ है, एंडेमिक स्पीसीज लाइक दिस इंडियन जायंट स्क्विरल, इंडियन जायंट स्क्विरल भी उधर है, ठीक है। ये मतलब फौना का एग्जांपल दिए हुए। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे, देखो, जैसे कि व्हाट आर स्पेसिफिक स्पीसीज कैटेगरी। व्हेन, ये चीजें याद रखनी है कि जब कोई भी प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में मिला जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल साल। अब ये साल का एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, ये टिक का एग्जाम्पल क्यों दिया है? ये दोनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। याद रखो, ये साल, टिक, ये सारी चीजें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। खास करके ये साल तो याद ही रखना, भले तुम्हारे बुक में दिया हो ना दिया हो, कुछ भी नहीं, साल करके है कुछ, पंचमढ़ी बायोस्फीयर में मिलता है। अगर किसी टीचर ने ऐसा पूछ लिया गलती से कि भाई कौन सा है, कौन सा प्लांट है जो उधर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे? साल, ठीक है। अब फौना क्या होता है? द फौना रिफरेंस द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। जो एनिमल्स है जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं तो हम उसको फौना बोल देंगे, ठीक है। अब फ्लोरा कैसे याद रखा था, वापस बोल देता हूँ। कभी किसी गर्लफ्रेंड को रोज देने की इच्छा हो, कभी किसी बॉयफ्रेंड को रोज देने की इच्छा हो, रोज देते हैं हम लोग प्रपोज करने के लिए। प्रपोज करने के लिए अगर रोज दे रहे हैं, रोज एक फ्लावर है, फ्लावर का स्पेलिंग FLOWER होता है, और ये जो FLO होता है वही फ्लोरा में होता है, मतलब फ्लोरा इज अ फ्लावर। फ्लावर मतलब प्लांट्स, मतलब फ्लोरा इज अ प्लांट। पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स मिले, जो भी फ्लावर्स मिले, उसको हम फ्लोरा बोल देंगे। और बचा ये फौना, तो जो भी एनिमल्स है जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं तो हम फौना बोल देंगे। अब और एक क्वेश्चन मेरे को एक याद आ रहा है जो इंटरब्रीडिंग के रिलेटेड हो सकता है। When a group of people or group which is capable of interbreeding, एक ग्रुप है जो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग के लिए, तो उसको हम स्पीसीज नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? स्पीसीज,
ठीक है, तो ये स्पीसीज वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से तुमको याद रखना है। चलो आगे, एंडेमिक स्पीसीज, थ्रेट्स और एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड प्रोजेक्ट टाइगर। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? तीन चीजें होंगी, एंडेमिक, एंडेंजर, एक्सटिंक्ट। कौन सी? एंडेमिक, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर भी आएगा आगे। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज पहले तो ऐसी स्पीसीज होती है जो नेचुरली एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, नेचुरली खाली एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर स्टेट में मिलती है या पर्टिकुलर एक कंट्री में ही मिलती है, तो उसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जायंट स्क्विरल, ठीक है, जायंट स्क्विरल जो है, वाइल्ड मैंगोज जो है, ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसे है जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। सर एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, हाँ, हर एक चीज का एक एक एग्जांपल हमेशा याद होना ही चाहिए। ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक, एंडेंजर, ये तीन में से कोई भी एक चीज पक्का 100% 2 मार्क वाले या 1 मार्क वाले क्वेश्चन में तो आएगा ही। आप लिख के ले लो मेरे से, पक्का, अभी यूटी हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, कुछ भी हो, पक्का आएगा। तो endemic species are the species of plants and animal found exclusively in particular area. Next, what are endemic threats? मतलब threats क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब वो एक स्पेसिफिक जगह के लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कि वो एंडेमिक ना कहलाए, तो वहां पे कोई नई स्पीसीज आ गई, या तो फिर हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वहां का जो हैबिटेट है वो टूट गया या मतलब खत्म हो गई, ठीक है, या फिर वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उधर की जो है वो इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से उसको फिर हम लोग एंडेमिक में नहीं गिनते। लेकिन अब एक्सटिंक्ट की बात करते हैं। एक्सटिंक्ट में सबने सुना होगा राइनोसॉर, डायनासोर्स, है ना, डायनासोर्स के बारे में सबको पता है, ठीक है, तो ये जो डायनासोर्स है वो क्या है? वो एक्सटिंक्ट हो, वो खत्म हो चुके, तो जो स्पीसीज खत्म हो चुके उसको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज में नाम देंगे। स्पीसीज दैट हैव बीन वेनिश्ड और आर नो लॉन्गर फॉर्म, अर्थ पे अब मिलते ही नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आएंगे। समझ गए इतना? एंडेमिक समझ गए, एक्सटिंक्ट समझ गए। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर से पहले मैं तुमको एंडेंजर बताना चाहता हूँ, अगर इसमें किया होता ये रहा। चलो, एंडेंजर स्पीसीज क्या होता है? एंडेंजर स्पीसीज आर स्पीसीज विच विल सून गॉट एक्सटिंक्ट, मतलब जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाने वाली है, मतलब एनिमल्स हुज नंबर आर एक्सटिंक्ट एट द लेवल दैट माइट बी फेस एक्सटिंक्शन, मतलब वो जल्द ही एक्सटिंक्शन मिलने वाला है, उनको जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल में ले लो टाइगर, वाइल्ड बफेलो, जंगली बफेलो, ठीक है, वाइल्ड बफेलो हो गए या टाइगर्स हो गए, ये मतलब एक्सटिंक्शन फेस करेंगे जल्दी, मतलब खत्म होने के आरे पे है, खत्म होने वाले हैं, ठीक है, तो वो एंडेंजर स्पीसीज में आएंगे। डेंजर नाम ही पता है, मतलब दे आर इन डेंजर्ड, दे आर इन डेंजर, वो डेंजर में है, वो खत्म होने वाले है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर्स में गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर, टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द कंट्री। टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके, ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने के बाद में विच हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सतपुरा रिजर्व, और उसकी वजह से सतपुरा रिजर्व में जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि भाई जो वो टाइगर जो एंडेंजर्ड है, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, वो शायद बच जाए, है ना, उनको बचाने के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? तो प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बता दिया, ये कब हुआ था। सब लोग ने कभी ना कभी अपने बचपन में, अपने बुढ़ापे में, कभी ना कभी, बड़ा हुआ होगा, छोटा हुआ होगा, अप्रैल फूल वाला खेल खेला है ना। तुम लोग बोलते हैं अप्रैल फूल, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी लड़की ने आई लव यू बोल दिया, फिर बोल दिया इट वाज अ फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल फूल। बस इसी तरह, खाली डेट याद रखने के लिए अप्रैल फूल की बात कर रहा हूं, और कुछ मत समझना। अप्रैल फूल की तरह ये भी जो है अप्रैल 1 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल को, ठीक है, तो 1 अप्रैल को ये चीजें लॉन्च हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब व्हाट इज रेड डेटा बुक? ठीक है, व्हाट इज अ रेड डेटा बुक? अ सोर्स बुक दैट कीप्स एन इंटरनेशनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जो एनिमल एंडेंजर्ड है, एंडेंजर का मतलब जो खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो एंडेंजर्ड एनिमल है, उनके रिकॉर्ड कौन रखता है? तो रेड डेटा बुक रखती है। और वो नेशनल लेवल पे होती है? नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे
होती है। Small animals like frogs, bats, owls are often more in danger of extinction and are cultural part of the food chain web। मतलब ये जो स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारी भी बहुत जल्दी मतलब एंडेंजर्ड होने वाले हैं, क्योंकि वो एक फूड वेब का एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्लस बहुत स्मॉल है इसकी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन मतलब अब अगर मेरे को एक रूम में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक कोई रूम है जहां पे एसी चल रहा है और मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो रूम को हटा के मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा, ठीक है। वैसा ही एनिमल और प्लांट्स करते हैं, मोस्टली ऐसा ही जो है वो बर्ड्स करते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं कि वो फ्लाई अवे हो जाते हैं कोई और एरिया में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। कौन से चेंज में? क्लाइमेट चेंज में, और इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स हैबिटेट, उसके हैबिटेट से दूसरे कोई एरिया में जाने का हर एक साल एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे कि सब लोग ने जेठालाल वाला गाँव तो सुना ही है, बच्चा, ठीक है। तो वहां पे अगर देखे तो वहां पे एक बर्ड्स आते हैं जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं, वो आते हैं ठंडी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब वहां से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका क्लाइमेट चेंज हो जाता है, फिर यहाँ पे जब गर्मी चालू हो जाएगी, यहाँ से फिर वापस वहां पे चले जाएंगे। सिंपल, ये चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, हर साल वो 3-4 महीने के लिए आते ही है। तो रीजन इज प्राइमरली ड्यू टू सेवरल क्लाइमेट चेंजेस। ये वाला मेरा फेवरेट एमसीक्यू, फेवरेट एमसीक्यू अगर बोलूं तो ये, व्हाई इज माइग्रेशन हैपनिंग? माइग्रेशन होता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। व्हाट इज द पर्पस? दे माइग्रेट टू अ वार्मर एरिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए जा सकते हैं। व्हेन देयर ओरिजिनल हैबिटेट बिकम्स कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल मतलब मेरे को वो जगह पसंद नहीं आ रही, अब मतलब उधर का टेम्परेचर ही ऐसा हो गया कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर बाद वापस उधर आ जाऊंगा। नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड्स विच कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड। मतलब इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, टू कवर, ठीक है, टू रीच एन अदर लैंड, इट इज कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब रिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे तो री मतलब वापिस से फॉरेस्ट को उगाना, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन मतलब रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मेरे को इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा देर लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर नेचुरल रिफॉरेस्टेशन भी होता है जब वो एरिया, अगर मैंने सपोज वो एरिया को कोई ऐसे जाके कुछ भी मैंने नहीं किया, तो नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन हो सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन। ह्यूमन इंटरप्शन के बिना भी वो नेचुरली रिफॉरेस्ट हो सकता है। व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? तो प्रैक्टिस, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वो एरिया में जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं स्पीसीज, वहां पे वो जनरली प्लांट हो जानी चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 ट्रीज लेते हैं टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए, मतलब 1000 केजीज पेपर बनाने के लिए 17 ट्री लेकर, और 5 to 7 टाइम्स सेव्स ट्रीज एनर्जी, वाटर एंड रिड्यूस केमिकल यूज। रिसाइकलिंग अगर हम करेंगे तो 5 से 7 टाइम्स हम ट्रीज को बचा सकते हैं, तो पेपर को हम लोग रिसाइकल करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हमारी क्विज टाइम है। चलो क्वेश्चन है, फटाफट अपने आप को बोल दो और कमेंट में आंसर डालते जाना फटाफट। चलो फर्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन, मैंने क्या बोला था? अप्रैल फुल, 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। सेकंड, द प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज, व्हाट आर द टर्म? प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं। प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा एंड एनिमल्स को बोलते हैं फाउना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज, क्लियर हो रहा है फॉरेस्ट तो डिफॉरेस्टेशन। एंड द रिड्यूस इन रेनफॉल कॉजेस, अगर रेनफॉल रिड्यूस हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? ड्रॉट बोलेंगे। शाबाश बेटा शाबाश, सबको आ गया। लास्ट वाला एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका जिसको आंसर आएगा वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल देना, मैं इजी है एकदम, देख लो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। वापिस हम जल्दी आएंगे एडुग्रेड जूनियर्स पे, अलग अलग 8 के वीडियो लेके, 8 के साथ साथ में 7, 6 के वीडियो भी लेके आएंगे। जल्दी से शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। बहुत ही जोरदार कंटेंट बना के दे रहे हैं हम लोग,
ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम वापिस आएंगे ये वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी अगर काम हो तो एक बार कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट वाला ही होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।